हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आदा शर्मा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बस्तर को। आदा शर्मा ने द केरला स्टोरी में बहुत अच्छा काम किया था और द केरला स्टोरी फिल्म के जरिए हमें बहुत सारी लड़कियों पे हुए अत्याचार के बारे में जानकारी मिली थी। ठीक वैसे बस्तर फिल्म के जरिए हमें कुछ इलाकों में गरीब लोग कैसे नक्सलवादी का शिकार बनते हैं और कैसे उनका जीवन कटता है, वो बस्तर फिल्म के जरिए हमें जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। मूवी की शुरुआत में हमें बस्तर, छत्तीसगढ़ और आसपास के गांव की न्यूज़ दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि वहां पे माओवादियों यानी कि नक्सलवादियों का कितना दबदबा है। यहां से सीन चेंज होता है एक कोर्ट पर, जो कि लेखिका वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर की वकील नीलम वर्सेस पुलिस आईजी नीरजा के तरफ के वकील यशपाल के बीच लड़ा जा रहा था। नीलम का कहना था कि नीरजा और उसके पुलिस साथियों ने देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित जगहों पर एनकाउंटर, बलात्कार और रातों रात पूरे के पूरे गांव जला देने का संगीन अपराध किया है। यह सब वो नक्सल मिटाने के नाम पर करती जा रही है। उस पे बस्तर में उसने सलवा जुदुम नाम की एक पहल भी शुरू की है, जो कि ऐसा ग्रुप है जिसके तहत मासूम गाँव वालों को नक्सल से लड़ने के नाम पर उनके हाथों में हथियार थमा दिया गया है। सलवा जुदुम के लीडर का नाम है राजेंद्र, जो कि नीरजा के साथ मिलकर इस अपराध का बराबरी अपराधी है। आगे नीलम अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि नक्सलवादी तो एक बहाना है। नीरजा आदिवासियों को नफरत करती है और नक्सल के नाम पर वो उन मासूम आदिवासियों को ख़त्म करती जा रही है, जिसके साथ सीन नीरजा के तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पता चलता है कि नीरजा प्रेग्नेंट है, मगर इस हालत में भी वो बस्तर के इस खतरनाक इलाके में अपनी ड्यूटी कर रही है। उसने कसम खाई है कि वो माओवादियों को जड़ से मिटा कर रहेगी, जबकि नीरजा को ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी टाइम उस पर गोली चल सकती है। अब अपना चेकअप करवाने के बाद नीरजा राजेंद्र से मिलने जाती है। दूसरी तरफ बस्तर के छोटे से कस्बे में हम मिलिंद नाम के आदमी को देखते हैं, जिसके परिवार में रत्ना नाम की पत्नी, रमा नाम की बेटी और एक बेटा रमन होता है। मिलिंद गांव लोगों के साथ मिलकर तिरंगा लहराता है। तभी वहां पर नक्सल आ जाते हैं। वो आके वहां पे मौजूद लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर तिरंगा हटाकर अपना लाल झंडा लगा देते हैं। फिर ये नक्सल सब लोगों को अपने कैंप में ले जाते हैं। तभी रास्ते में एक नक्सल नीरजा के हेलीकॉप्टर को जाता देख के उस पर गोलियां चलाने लगता है। तब हेलीकॉप्टर में बैठी नीरजा को जरा भी असर नहीं होता। उसे पता है कि ये उसका रोज का काम है। उसके बाद वो नक्सल लोगों को लेकर अपने कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां हम इस नक्सल ग्रुप के लीडर लंका रेड्डी को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से कहता है कि हमारा मकसद है कि भारत के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर मोस्ट गवर्नमेंट को लाने का। रेड्डी के मुताबिक वो लोग क्रांतिकारी है, जो कि तब तक खून की नदियां बहाते रहेंगे जब तक लाल किले पर उनका लाल झंडा लहराया नहीं जाता। यहाँ हम पूरी जगह को देखते हैं कि कैसे नक्सलवादियों के पास आधुनिक हथियार है। वो लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में भी इनका कब्जा है। नक्सल सब फैसला करते हैं कि किसको कितनी ज़मीन दी जाएगी और ये हर एक घर से लड़का या लड़की को ग्रुप में शामिल करते हैं। जो भी इनके खिलाफ जाता है उसे जान अदालत लगाकर मौत दी जाती है। ये सभी लोग एक दूसरे को कैबिनेट कहकर बुलाते हैं। अब समय आता है मिलिंद के गुनाहों पर जन अदालत के फैसले का। उसे प्रदेश का झंडा लहराने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिस पर सभी कहते हैं कि इसको मार देना चाहिए। ये देखकर मिलिंद की पत्नी रत्ना कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें गलती हो गई, आप हमें एक बार माफ़ कर दो, हम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब रत्ना के बेटे रमन को ये लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब रमन को ये लोग ट्रेनिंग दे के सिपाही के तौर पर तैयार करेंगे। रेड्डी रत्ना को लात मारकर मिलिंद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे मिलिंद को यकीन हो जाता है कि अब वो मारा जाएगा। तो वो रेड्डी से कहता है कि तू जो ये सब कर रहा है, एक दिन तुझे इससे भी भयानक मौत मिलेगी। यह सुनकर रेड्डी कुल्हाड़ी लेकर मिलिंद का हाथ काट देता है और कुल्हाड़ी के दूसरे वार से गला काट देता है। रेड्डी मिलिंद का हाथ पैर सब कुछ काट देता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। यहाँ रेड्डी ने लाश के 32 टुकड़े किए थे। इसके साथ रेड्डी रत्ना को वहाँ मौजूद एक लाल खंभा दिखाता है, जिसमें मरे हुए कई सारे नक्सल की तस्वीरें लगी थी। रेड्डी कहता है कि अब तुम मेरे शहीद भाइयों की याद में इस थंब को अपने पति के खून से रंगोगी। अब रोते हुए रत्ना को यह भी करना पड़ता है। फिर यहाँ सीन चलता है कोर्ट की तरफ, जहाँ नीलम कहती है कि बस्तर में नक्सल ने 5 गांव वालों को मार दिया। इस पर नीरजा ने वन्या और यमुना पर ही एफआईआर कर दी। नीलम कहती है कि इस एफआईआर को तुरंत रद्द करके उल्टा नीरजा के खिलाफ इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से सलवा जुदुम को बंद करके राजेंद्र के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाना चाहिए।
नीलम की इस सब मांगों पर यशपाल जज को सबूत दिखाता है कि वन्या और यमुना के खिलाफ कई गांव वालों ने गवाही देकर अंगूठा लगाया है। इन दोनों ने ही 5 गांव वालों के नाम कुछ नक्सलों को दिए थे, क्योंकि वो सलवा जुदूम में शामिल हुए थे और बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको सलवा जुदूम का मतलब समझाता हूँ। तो उसका मतलब होता है शांति का कारवा। अब यशपाल की दलील पर नीलम कहती है कि भोले भाले गांव वालों को बहकाकर इस पर गवाही पर अंगूठा लगवा लिया होगा। ये भी भला कोई सबूत हुआ? नीलम की दलील मानते हुए जज यशपाल को कोई ठोस सबूत लाने के लिए 45 दिन का वक्त देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि तब तक वन्या और यमुना को कोई भी पुलिस या कोई और परेशान नहीं करेगा। इधर बस्तर में नीरजा राजेंद्र को मिलने के साथ साथ सलवा जुदूम के कैंप में भी जाती है। तब राजेंद्र उस केस के बारे में बताता है कि हमारा पक्ष कमज़ोर पड़ता है। यहाँ पे नक्सल ना तो कोई रोड बनने देते हैं और ना तो स्कूल या हॉस्पिटल बनने देते हैं। इनकी जड़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, जिसे नीरजा कहती है कि हमें किसी भी तरह वन्या और यमुना के खिलाफ ठोस सबूत लाना होगा। जिस पर राजेंद्र कहता है कि उन लोगों ने मिलिंद के परिवार को उठा लिया है। यह सुन के नीरजा बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम इन नक्सल के ग्रुप लीडर नारायण को वन्या के साथ देखते हैं। यहाँ पे ये लोग मीटिंग करने पहुँचे थे, जहाँ लंका रेड्डी भी मौजूद था। इसके अलावा हम यहाँ पर फिलीपींस और रिस्पेंस के कम्युनिकेशन लीडर के साथ लश्कर LLT और उल्फात जैसे आतंकी संगठन को देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सारी फंडिंग इन्हें विदेश से आती है। इस सभी लोगों का असली मकसद है देश को अंदर से तिमक की तरह खोखला करना। वन्या नारायण से बताती है कि यहाँ से लेकर हमारा बॉलीवुड तक लोग मौजूद है, जिसके जरिए हम अपने नेगेटिव को और भी ज़्यादा फैला सकते हैं। नारायण रेड्डी से कहता है कि नीरजा को जो भी करती है उसे करने दो। इस देश को खोखला करने के लिए इसके सिस्टम पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब चीज़ें हमारी फेवर में होगी। इसके बाद हम रत्ना को देखते हैं, जो अपने पति के लाश के टुकड़ों को अपने सर पर रखते आती है और खुद ही ज़मीन खोद के लाश को गाड़ती है। इस दौरान वो याद करती है कि मिलिंद बस इतना चाहता था कि दोनों ही बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छी सी ज़िंदगी जिए। ये सब याद करके वो बहुत रोती है। उधर रेड्डी नारायण से कहता है कि आप संभाल के यहाँ आओ जाओ करें, क्योंकि मुझे सुनने में मिला है कि नीरजा आपको पकड़ना चाहती है। इस पर नारायण कहता है कि इन जंगल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ बहुत सारी नीरजा आई और गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाई। अब सीन कोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ नीलम जज के सामने सलवा जुदूम को बैन करने की बात करती है। वो कहती है कि जिस गाँव वालों को लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्हें सलवा जुदूम ने बंदूकें पकड़ा दी है। बस्तर में क्या कोई कानून और ह्यूमन राइट्स नहीं है? यहाँ नीलम नक्सलवादियों के ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी। जवाब में यशपाल कोर्ट में पेपर के फ्रंट पेज के आर्टिकल को दिखाता है, जिसके तहत पिछले 100 सालों में कम्युनिज्म ने करीब 10 करोड़ लोगों की जान ली है। साथ ही वो कहता है कि सोवियत संघ, चाइना, कंबोडिया के तानाशाह के द्वारा किए गए कई ऐसे नरसंहार और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को फॉलो करने वाले ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए कितने दोगले लगते हैं। अगर आदिवासी लोग खुद की हिफाजत करना नहीं सीखेंगे तो ये नक्सल उन्हें मारते रहेंगे। सलवा जुदूम में तहत आदिवासियों को SPO यानी स्पेस पुलिस फोर्स की पदवी पानी, जो कि वो भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब बस्तर में नीरजा राजेंद्र के साथ रत्ना से आके मिलती है और उसे समझाती है कि मिलिंद का सपना था कि रमा पढ़ाई करे, तो रमा को स्कूल में दाखिल करो, और रही बात तुम्हारी, तो तुम SPO बनकर रेड्डी से अपना बदला ले सकती हो। अब नीरजा रत्ना से वादा करती है कि मैं तुम्हारे बेटे रमन को किसी भी हालत में ढूंढ के रहूंगी। नीरजा की बात मान के रत्ना अपने पति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए देती है, ताकि रेड्डी और नारायण के खिलाफ FIR हो सके। नीरजा कुछ भी करके नारायण को पकड़ना चाहती थी। यहाँ मीडिया में सलवा जुदूम के बैन को लेकर बातें शुरू हो जाती है। एक तरफ से सरकार पर इसे बैन करने के लिए दबाव दिया जा रहा था, वहीं बस्तर में सलवा जुदूम की मदद से नीरजा नारायण को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। नारायण के पकड़ा जाने पर रेड्डी बौखला जाता है, तो वो SRPF के कैंप नंबर 27 पर हमला करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उस कैंप के जवानों ने लगातार 48 घंटों की ड्यूटी की थी और ऊपर से उन्होंने दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाया था। इसीलिए रेड्डी पहले फायरिंग करके नीरजा को कंफ्यूज करता है, ताकि नक्सल के इस हमले को उसे पता न लगे कि वो किस कैंप में हमला करने वाले हैं। लेकिन जल्द ही नीरजा को पता चल जाता है कि उनका प्लानिंग क्या है। इसीलिए तुरंत नीरजा होम मिनिस्टर को कॉल करके बैकअप की मांग करती है, जिस पर उल्टा होम मिनिस्टर कहता है कि पहले तुम मुझे सबूत दो कि वो हमला करने वाले हैं। अब भला इसका सबूत नीरजा कैसे देती?
वो हारकर फोन रख देती है और उधर कैंप में रेड्डी और उसके नक्सल साथी कई जवानों को जिंदा जला देते हैं और कई जवानों को काट पीट के बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। यहाँ करीब 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज में जश्न मनाया जाता है। इधर जश्न मना रहे थे तब दूसरी तरफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और जवानों की बॉडी को देखकर नीरजा रो पड़ती है। अब एसआरपीएफ के जवानों की मौत का जिम्मेदार होम मिनिस्टर उल्टा नीरजा को ठहरा देते हैं, जिस पर नीरजा कहती है कि मैंने तो आपको कॉल करके बताया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कितना गिड़गिड़ाई कि आप बैकअप भेज दीजिए, लेकिन आपसे तो एक ऑर्डर पास नहीं हुआ। आपको हमला होने से पहले हम लोगों का सबूत चाहिए था। मुझे पता है आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी घटनाओं के लिए हर साल डिस्टर्ब एरिया फंड इश्यू होता है, जिससे ज़्यादा मामले उतना ज़्यादा फंड। इसीलिए आप चाहते नहीं हैं कि माओवादियों की समस्या जड़ से ख़त्म हो। नीरजा की इस बात पर मिनिस्टर भड़क जाते हैं और नीरजा को गाली देते हैं और मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ, चल बता अब तू मेरा क्या करेगी। नीरजा जो चाहती थी वो मिनिस्टर ने खुद ही बोल दिया और इस मीटिंग की नीरजा ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिस कारण हारकर मिनिस्टर को न चाहते हुए भी नीरजा को फोर्स देनी पड़ती है ताकि वो लंका रेड्डी पर हमला कर सके और उसे मार सके। अब कोर्ट में यशपाल अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करते हुए कहता है कि नारायण को छुड़ाने के लिए देश भर में कई सारे प्रोफेसर, राइट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सबसे करीब 576 सिग्नेचर आए हैं, लेकिन कोई भी 76 जवानों की बात नहीं कर रहा है। बाकी देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी देश के टुकड़े करने के नारे लगा रही है और उन जवानों की मौत का जश्न मना रही है। क्या ये सब किसी को दिखाई नहीं रहा या किसी को समझ में नहीं आ रहा? जब तक वान्या बस्तर शांति स्थापना करने गई तब तक वहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई। साथ ही वो कहता है कि इन्हें तकलीफ है सलवा जुदुम से, लेकिन जो नक्सल 12 साल के बच्चों तक को ब्रेन वॉश करके उन्हें अंदर तक नफरत का बीज बोते हैं और उनके हाथों में हथियार थमा देते हैं, क्या वो सही है? यहाँ वो कहता है कि क्या आप जानते हैं ये लोग बस्तर के ही आदिवासियों पर इतने मेहरबान क्यों हैं? आदिवासी तो देश भर में और भी कई जगह पर है, लेकिन ये बस्तर के आदिवासियों को पर ही ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि बस्तर के खनिज और वहाँ पाए जाने वाले कीमती पत्थर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसे इन्हें ही फायदा है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें खून क्यों ना बहाना पड़े। अब नीरजा को फोर्स मिल गई थी तो वो 3 बटालियन के साथ लंका रेड्डी को मारने और नक्सल पर हमला करने के प्लान में लग गई थी। साथ ही इधर रमन की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी। रमन का नक्सल ने इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि अब वो उनके लिए जान भी देने को तैयार था और इधर रत्ना भी रेड्डी को मार गिराने के लिए उतावली थी। अब नीरजा के प्लान के बारे में जब रेड्डी को खबर मिलती है तब वो जान बचाने के लिए बस्तर से निकलने का प्लान बनाता है। वो आंध्र के सीएम तक ये संदेशा पहुंचाती है कि हम आंध्र में शांति सुनिश्चित करेंगे और आपके इस बार के इलेक्शन में मदद भी करेंगे, बस बदले में लंका रेड्डी को निकलने का सेफ रास्ता दीजिए। कुछ ही समय में नीरजा अपने बटालियन के साथ नक्सल पर हमला कर देती है, जिस हमले के दौरान वो खुद घायल हो जाती है और उसके पेट में एक तीर और 2 गोली लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कोर्ट में फैसले का दिन था। नीलम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि सलवा जुदुम की वजह से गांव वाले क्राइम कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग और 3000 का लालच देकर उन्हें स्पेशल पुलिस फोर्स के वादे देना कहाँ तक सही है। नीरजा वहाँ बेकसूर लोगों को मारती जा रही है और वो अपनी जीत को पूरा करने के लिए नारायण जैसे भोले इंसान को, जो कि स्पेशल एक्टिविस्ट भी है, उन्हें पकड़ के रखा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि नीरजा को सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, राजेंद्र पे केस चलाया जाए और उन्हें द्वारा शुरू की सलवा जुदुम पर भी बैन लगाया जाए। साथ ही वो कहती है कि वहां से सीआरपीएफ को वापस बुला लेना चाहिए, जिससे गांव वाले काफी खुश रहेंगे और साथ ही नारायण को छोड़ देना चाहिए। फिर उसके जवाब में यशपाल क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि सलवा जुदुम है वो पुलिस अधिनियम एक्ट 1869 की पालना करता है और ये बिल्कुल सही है। आपको किसी सरकार से आपत्ति है तो बिल्कुल अपनी पॉइंट रखिए। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है जहां हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और आपके मुताबिक आतंकवादी और नक्सलों क्रांतिकारी लगते हैं। चाइना, कंबोडिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में आपकी विचारधारा वाली सरकार है, जहां खुलेआम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पे भारत की सरकार सत्ता हासिल करके करना चाहती है। साथ ही वो कहता है कि हर तरफ से आप लोगों को नैरेटिव बदलना चाहिए, पर आज का युवा अंधा नहीं है। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई दिखेगी। बस्तर में 80 किलोमीटर की रोड बननी है, पर सिर्फ 46 किलोमीटर बन पाई है और 40 से 50 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। ये कैसे क्रांतिकारी है?
जो ना तो रोड बनने देते हैं, ना ही साफ पानी आने देते हैं और ना ही हॉस्पिटल या स्कूल बनने देते हैं। इसीलिए अगर सलवा जुदुम पर अगर बैन लगेगा तो बस्तर में मौत का नंगा नाच होगा। यशपाल के इतना कहने के बाद भी कोर्ट नारायण को छोड़ देती है और सलवा जुदुम पर बैन लगा देती है और वन्य और यमुना के खिलाफ हुई एफआईआर को भी रद्द किया जाता है और नीरजा पर इंक्वायरी बिठाई जाती है। अब यहाँ नीरजा तो बच गई थी पर उसका बच्चा बच नहीं पाया। साथ ही उसे केस के बारे में पता चलता है तो वो उदास हो जाती है। यशपाल उसे कहता है कि अब हर तरफ नक्सली लोगों को मारते फिरेंगे क्योंकि गांव वालों से हथियार ले लिए गए हैं। कम्युनिज्म का असली रूप अब देखने को मिलेगा सभी को। और हम देखते हैं कि जैसे यशपाल ने कहा था ठीक वैसे होता है और नक्सल गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने राजेंद्र के कातिल को भी बम से उड़ाकर काफी बेरहमी से पहले गोलियों से छल्ली किया, फिर जानवरों की तरह पूरी बॉडी को काट दिया। यहाँ पर रत्ना भी मौजूद थी जो छिपकर इन नक्सलवादियों पे हमला करने वाली थी। उसी टाइम रत्ना का सामना अपने ही बेटे रमन से होता है जो अपनी माँ पे बंदूक ताने खड़ा था। रत्ना रमन से कहती है कि तेरे पास दो ही रास्ते हैं कि तू मुझे मार दे या फिर घर अपनी बहन के पास चल। रत्ना की बात सुन के रमन टूट जाता है और रत्ना के साथ घर तरफ निकल जाता है, जिन्हें जाते हुए कुछ नक्सल देख लेते हैं और दोनों माँ बेटे पे गोलियां चलाने लगते हैं और आखिर में रत्ना सबको मार देती है और रमन को लेकर घर चली जाती है। इधर नीरजा पर इंक्वायरी बैठ चुकी थी तो दूसरी तरफ लंका रेड्डी बस्तर से निकल आया था। वो आगे खुशी हो रहा था, तभी वो ऊपर हेलीकॉप्टर को देखता है जो लंका रेड्डी पर नजर बनाए हुआ था। उसे देखते ही लंका रेड्डी की हवा निकल जाती है और उसके पीछे रत्ना खड़ी थी जो अपने पति की मौत का बदला लेने चाहती थी। अब यहाँ रत्ना लंका रेड्डी को बेरहमी से मार डालती है जिसे रत्ना का बदला पूरा होता है। और यहाँ नीरजा को इस बात का पता चलता है तो नीरजा इंक्वायरी के दौरान ही कहती है कि आप जिसे बचाने जा रहे थे उसे एक औरत ने कुत्ते की मौत मार दिया है। अब कुछ दिनों बाद नीरजा ठीक होकर इंक्वायरी में आती है तो वो कहती है कि आप पूछे वन्या रॉय से कि वो कैसे खुलेआम मीडिया में हमारे जवानों के खिलाफ जहर उगलती है। आप उस यूनिवर्सिटी से जवाब क्यों नहीं मांगते जहां पर हमारे जवानों की मौत पर जश्न मनाया जाता है। फिर वो कहती है कि ये लोग कितने भी कोशिश कर ले लेकिन ये देश कभी झुकेगा नहीं। रही बात मेरी तो मैं नक्सल को खत्म करके रहूंगी। इतना कहकर नीरजा वहां से चली जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम नीरजा को रत्ना, रमन और रमा के साथ बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ नीरजा पर जो भी मामला चल रहा था उसे कोर्ट ने बरी कर दिया था और अब वो तैयार थी माओवादियों का नाम और निशान मिटाने के लिए। जिसके बाद 2010 से 2023 के बीच में नक्सल द्वारा किए गए हत्याओं में 70% तक की गिरावट आई है। साथ ही बस्तर में 80 किलोमीटर की रोड थी वो भी बन चुकी है और 50 सालों में पहली बार बस्तर के आसपास 19 गांवों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि अभी भी नक्सली समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी कुछ जगह पर वो जन अदालत लगाते हैं और लोगों को मारते हैं। साथ ही नारायण, वन्या, नीलम और यमुना जैसे कार्बन नक्सल आज भी एक्टिव है जो आज भी देश और देश के जवानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये सब बताने के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी और ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय, टेक केयर।